नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में ये गुजरात से लेकर देश भर में मनाया जाएगा। 3 साल में पहली बार पीएम मोदी केवड़िया में इस मौके पर नहीं होंगे। यहां गृह मंत्री अमित शाह खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आधुनिक इतिहास की अहम घटनाओं में से एक रहा 562 देसी रियासतों का एकीकरण और इसके साथ रखी गई बुलंद भारत की नींव। इस काम को अंजाम देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती है। इस मौके पर एक बार फिर एहसानमंद देश लौह पुरुष के आगे सिर नवाएगा। गुजरात के केवड़िया से लेकर देश भर में आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। सबसे खास कार्यक्रम गुजरात के केवड़िया में होगा, जहां दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति बनी है। इस कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पहुंच चुके हैं। 2018 में सरदार पटेल की इस आसमान की बुलंदी को चूमती मूर्ति लगने के बाद 3 साल में ये पहला मौका है जब केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि वो इटली और ब्रिटेन के दौरे पर हैं। लेकिन कार्यक्रम भव्य और शानदार होगा। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम 8 बजे शुरू होगा। अमित शाह सुबह 8:15 बजे केवड़िया पहुंचेंगे। 9:25 पर पीएम मोदी का वीडियो संदेश सुनाया जाएगा। इसके बाद 9:40 पर अमित शाह भाषण देंगे। 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। 2018 के बाद 3 मौके पर पीएम मोदी केवड़िया में मौजूद रहे हैं। गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस के रंग बिखर रहे हैं। अमित शाह पहले ही गुजरात पहुंच चुके हैं। जूनागढ़ में एकता दिवस पर सरदार पटेल की बचपन से लेकर आजादी की लड़ाई तक की याद दिलाती सुंदर रंगोलियां बनाई गई हैं। इसमें आजादी से पहले से लेकर रियासतों के एकीकरण को रंगों के जरिए दिखाया गया है। देश निर्माण में सरदार पटेल का महती योगदान रहा। राष्ट्रीय एकता दिवस इस योगदान को याद करने से लेकर प्रेरणा लेने तक का दिन है। देश निर्माण में सरदार पटेल का महती योगदान रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस इस योगदान को याद करने और प्रेरणा लेने का दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट आज। पीएम मोदी ने रोम में दुनिया को तरक्की का रास्ता सुझाया। कोरोना काल के बाद रिकवरी के लिए पीएम मोदी ने ग्रुप 20 के ताकतवर देशों से कहा कि वो भारत को साझेदार बनाएं। सेहत से लेकर जलवायु परिवर्तन पर भी मोदी ने भारत का नजरिया सामने रखा। दुनिया के बड़े नेताओं के साथ मोदी की केमिस्ट्री भी देखने को मिली। दुनिया के 20 ताकतवर देश इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाए और जलवायु को सुधार कर कैसे इस धरती को जिंदगी के लिए बेहतर जगह बनाए रखा जाए। ग्रुप 20 के इस महामंच पर भारत की बात को गौर से सुना जा रहा है। इन 2 बड़े मसलों पर पीएम मोदी ने G20 के देशों को नई राह दिखाने की कोशिश की है। रोम में पीएम मोदी ने कोविड से लड़ने में भारत के अनुभव साझा किए। एक दुनिया एक सेहत का विजन सामने रखा। मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन की वकालत की। भारत के क्रांतिकारी आर्थिक सुधारों का ब्यौरा दिया और सबसे बढ़कर ग्रुप 20 के देशों को कहा कि इकोनॉमी रिकवरी में वो भारत को साझेदार बनाएं। The Prime Minister highlighted India's contribution in the fight against the pandemic. He mentioned India's medical supply to over 150 countries. He spoke about our vision of One Earth, One Health, which is essentially the need for a collaborative approach in the international domain in the fight against the corona pandemic. इससे पहले पीएम मोदी ने कैथोलिक संप्रदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से वेटिकन सिटी में मुलाकात की।
मुलाकात का शेड्यूल सिर्फ 20 मिनट का रखा गया था, लेकिन ये मुलाकात 1 घंटे तक खिंच गई। दोनों शख्सियतों के बीच जलवायु परिवर्तन को लेकर गरीबी से लड़ने तक जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। पीएम ने पोप को एक कैंडल स्टैंड भेंट किया। No, for the candle stand. It's very special image from my country. Thank you. This is your most favorite subject, climate. What type of initiative I have taken in my country? I have given a detailed account. बदले में वेटिकन यात्रा को यादगार बनाने के लिए पोप ने भी पीएम मोदी को एक खास तोहफा दिया। स्पेशल बनाया गया है आपके लिए। Wow. Si dice la bonanza, il grano e l'uva. Wow. E si dice il deserto, traduce tutto, il deserto diventerà un giardino. इसके बाद G20 शिखर सम्मेलन में रोम कन्वेंशन सेंटर में नेताओं के ग्रुप फोटो सेशन में भी पीएम मोदी की दुनिया के बड़े नेताओं के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखाई दी। फोटो सेशन के दौरान पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच खड़े थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी के साथ कंधे पर हाथ रखकर बातचीत करते दिखे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी पीएम मोदी से गले लगकर मिले। आज भी पीएम मोदी का रोम में व्यस्त कार्यक्रम है। मोदी सबसे पहले इटली में ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन जाएंगे। इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर ग्रुप 20 के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी स्पेन के पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। टिकाऊ विकास पर विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे और आखिर में सप्लाई चेन पर ग्लोबल समिट में अपनी बात रखेंगे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लेकर अर्थव्यवस्था के बाउंस बैक पर भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा दिखा है और यही मजबूत और नए भारत की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। लखनऊ में अखिलेश यादव ने ऐसा दांव चला कि यूपी चुनाव से पहले भगदड़ मच गई। बीएसपी के 6 विधायकों और बीजेपी के 1 विधायक को समाजवादी पार्टी में शामिल करवाकर अखिलेश यादव ने जोर का झटका दिया है। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश के इस दांव को कुंद करने के लिए अमित शाह और सीएम योगी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। उन्होंने आजमगढ़ को पहचान का संकट दिया। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी दे रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दे रही है। यूपी में चुनाव की तारीख का भले ही ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सियासी भगदड़ मच गई। सियासी भगदड़ में विरोधी खेमे के विधायकों का रास्ता इन दिनों समाजवादी पार्टी के दरवाजे की तरफ जा रहा है। अखिलेश यादव ने जिस बुआ यानी मायावती के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उन्हीं की पार्टी में बड़ी सेंधमारी की है। इतना ही नहीं, योगी के भी एक विधायक को समाजवादी पार्टी ने अपनी साइकिल पर बिठा लिया। साथ ही चुटकी लेते हुए जो कहा, वो बीजेपी के जख्मों पर नमक छिड़कने से कम नहीं। इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार। जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में बीएसपी के विधायकों ने साइकिल की सवारी की। बीएसपी के 6 विधायकों को अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। बीजेपी के भी एक विधायक को अपने खेमे में कर लिया। अखिलेश ने बीजेपी की चुनावी रणनीति पर भी चोट किया। बीजेपी की रीढ़ यानी पन्ना प्रमुख पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र के पन्ने पलट ले तो पता चल जाएगा कि कुछ भी अच्छा काम नहीं हुआ। अखिलेश के इस हमले का सीएम योगी ने जवाब देने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। अखिलेश के साथ साथ मुलायम सिंह को भी लपेट लिया।
जनता का इतना आक्रोश है इनके खिलाफ और इतना झूठ बोला है जनता से। नौजवान सोचो नौकरी और रोजगार का इंतजार कर रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट मीट की, 1 की 2 की, देश के बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए। इससे ज्यादा बहुमत किसको मिला होगा? सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद। उसके बाद नौजवानों को क्या मिला? बेरोजगारी। उसका जवाब क्या है? आजमगढ़ ने पहले भी एक पूर्व मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि बनाया था, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को भी बनाया। उन्होंने आजमगढ़ को पहचान का संकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी दे रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दे रही है और वहां पर एयरपोर्ट भी दे रही है। जब योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा तो बीजेपी के दूसरे नेता कहां पीछे रहते। लिहाजा बीजेपी नेता मनीष शुक्ला ने हमला करते हुए कहा कि अखिलेश चाहे जितनी भी तोड़फोड़ कर लें, चुनाव का परिणाम दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। 5-6 विधायकों को ज्वाइन करा के अगर 4.5 साल का जो महलों में किया गया आराम है अखिलेश यादव के द्वारा, उसको मिटाना चाहते हैं तो संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को विकास पसंद है। उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है कि प्रचंड बहुमत की और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भगदड़ और गुणा भाग चुनावों की दौड़ तो काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन पार्टियों के चुनावी रंग अब साफ साफ दिखने लगे हैं। बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस भी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से यूपी की सियासी हवा में ठंडक की जगह गर्मी बढ़ी है, वैसे में हर पार्टियों के सामने अपना किला बचाने की बड़ी चुनौती है। आजमगढ़ से समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। और अब बात करते हैं क्रिकेट के महामुकाबले की। आज शाम 7:30 बजे दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वो अहम मुकाबला है जिसे जीतना टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है। वैसे इतिहास बताता है कि 13 आईसीसी मैचों में से भारत 3 ही जीता है। हालांकि कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि टीम इंडिया दबाव वाले मैचों में कमबैक करना जानती है और इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो आज एक अहम मुकाबला, ये जीत भारत के लिए बहुत अहम। अब आपको दिखाते हैं कि क्रिकेट के दिग्गज इस मुकाबले को लेकर टीम इंडिया की जीत का क्या मंत्र दे रहे हैं। पावर प्ले जीतिए, दोनों तरफ बैटिंग, जब आप बैटिंग कर रहे तब पावर प्ले जीतिए और जब आप बॉलिंग कर रहे तो वहां पे भी पावर प्ले जीतिए, क्योंकि अगर आप पावर प्ले जीतते हैं तो फिर आगे का जो मैच है उसको कंट्रोल करना थोड़ा सा आसान बनता है। हाँ, मैं जानता हूं कि ये क्रिकेट का खेल है और खास करके T20 का खेल है, वहां पे एक ओवर में गेम पलट सकता है, पर अगर आपने पावर प्ले में अच्छा काम किया है, दोनों पावर प्ले में, तो आपकी जीत ज्यादा होने की ज्यादा चांसेस है। मेरे विचार में क्या है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, एक पहले जो पावर प्ले के 6 ओवर हैं वो उसमें ये देखें कि कोई विकेट ना गिरे, क्योंकि इस क्रिकेट में जब भी आप कभी शुरू में 2-3 विकेट खो देते हैं तो बड़ा मुश्किल है रिकवर करना। फिर आपके पास वो टोटल नहीं बनता जो कि आप जिसका आप सोच सकें कि इसमें हम मैच जीत सकते हैं। तो जीतने के लिए आपको थोड़ा सा 6 ओवर में कम से कम 40-50 भी रन बनाए, अगर विकेट ना गिरे, तो मैं समझता इंडियन टीम के लिए ये मूल मंत्र बेस्ट रहेगा। चीज़ों को सिंपल रखें, जिस तरीके से MS धोनी जो भी मेंटोर हैं इंडियन टीम के, जैसे चीज़ों को सिंपल रखते हैं एंड बेस्ट फिनिशर इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड हैं, तो उनसे वो चीज़ सीखें और चीज़ों को सिंपल रखें। और जितना सिंपल रखेंगे टफेस्ट सिचुएशन में भी वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देता है। तो आई बिलीव इन बीइंग वेरी सिंपल, तो वही आप रखें तो रिजल्ट आपके हित में आएगा। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।